So, hello everyone. I hope all of you are doing great. This is CA Sahil Manjal, your GST buddy, back again with another topic. And today we are going to discuss about TDS, tax deducted at source. Again, same question, sir. आप बार बार इनकम टैक्स के टॉपिक्स ले आते हो. इनकम टैक्स छोड़ दो, हमें जीएसटी सिखाओ. शांत. आज हम जीएसटी का टीडीएस पढ़ेंगे. आपने इनकम टैक्स में 192, 194, जे, एम, ओ पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा. बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग TDS अंडर जीएसटी एंड इतने सारे सेक्शंस नहीं है, जस्ट वन सेक्शन, सेक्शन 51. So section 51 is about TDS and its continuing section 52, it's TCS. सिर्फ एक एक सेक्शन है जीएसटी में, इतने सारे सेक्शंस नहीं है. ओके, सो आपने इनकम टैक्स में जब जीएसटी और टीडीएस पढ़ा, राइट? सो टीडीएस में आपने पढ़ा एलिजिबिलिटी, ठीक है. देयर इज अ डिडक्टर, देयर इज अ डिडक्टी. डिडक्टर की कुछ कंडीशंस होती हैं. इन सर्टेन केसेस देयर आर सर्टेन थ्रेशहोल्ड्स एंड देयर इज रेट, राइट? ये सारी चीजें पढ़ी. सिमिलर चीजें हम पढ़ेंगे टीडीएस में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. TDS, tax deducted at source. Now as the name suggests, at the source tax will be deducted. जैसा कॉन्सेप्ट हमारा TDS में था, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो बायर है और जो रिसिपिएंट है, बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, वो टैक्स डिडक्ट करेगा एट सोर्स. ओके, तो वो जब लेट्स से अगर मुझे 1000 रुपए की पेमेंट करनी है, कुछ पेमेंट मैं विदहेल्ड कर लूंगा इन फॉर्म ऑफ TDS. उसी टाइम मैं टैक्स डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट मैं सप्लाई करूंगा. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. अगेन चलेंगे तो हम चार्ट से ही, सेक्शन पे तो डायरेक्ट आएंगे नहीं, करेक्ट? या सो अगर हमारा कोई भी TDS डिडक्ट होना है, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस जो है, तो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास है कि जो रिसिपिएंट है, जो सप्लाई रिसीव कर रहा है, और बेसिकली जो डिडक्टर है, करेक्ट, जिसको टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करना है, राइट? तो वो एक तरीके से मान लो, अगर कोई सप्लायर गवर्नमेंट एजेंसी को या गवर्नमेंट को कोई भी सप्लाई कर रहा है ना, तो उसको उस पर TDS लग जाएगा. ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, गवर्नमेंट टैक्स काट के देगी. गवर्नमेंट कहेगी देख, तू हमसे टैक्स लेगा, वापस मुझे देगा, मैं पहले ही काट लेती हूँ ना तेरा टैक्स. काम सिंपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तुम खुद बताओ. राइट? तो कुछ ऐसे ही समझ लो. ठीक है, तो नाउ जब भी मेरा TDS के प्रोविजंस आएंगे, गवर्नमेंट याद रखना. ठीक है, तो गवर्नमेंट में क्या क्या कवर करा हुआ है इन्होंने. अगर को एज अ सप्लायर, इफ आई एम मेकिंग एनी पेमेंट टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी लोकल अथॉरिटी को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को पेमेंट कर रहा हूँ, या सम नोटिफाइड पर्सन, जो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, जो हमने RCM कैटेगरी में भी पढ़ा था, राइट? ऐसे ही सिमिलर चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, कोई भी लोकल अथॉरिटी, अगर इन सबको पेमेंट हो रही है, तो आपका TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन है और बेसिकली एक एग्जेम्पशन है. ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू. नोटिफिकेशन नंबर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ डिपार्टमेंट्स है मुझसे, ठीक है, या कुछ अथॉरिटीज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनको एग्जेम्प्ट करा हुआ है फ्रॉम दिस TDS प्रोविजन. कौन सी अथॉरिटीज? सिलेबस में नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, ओके, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, आपकी कभी भी सो द एग्जाम, द वे एग्जाम्स आर, यू नो, they are formed, the exam criteria is formed, okay. आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी ऑफ कोर्स टेस्ट होती है, बट व्हेन यू विल बिकम अ कंसल्टेंट, आपकी मेमोरी कभी टेस्ट नहीं होगी. एज अ कंसल्टेंट योर फोकस शुड बी इंटरप्रिटेशन. ओके, आपको लॉ इंटरप्रेट करना आना चाहिए. अगर सिर्फ मेमोरी की बात होती तो कोई भी, मतलब लिटरली एक बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट और एक बीकॉम ग्रेजुएट भी जस्ट मेमोराइज करके ही कुड ऑल्सो, यू नो, बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट और लाइक गिव एडवाइजरी सिमिलर टू CA.
बीकॉम के बाद भी बनते हैं टैक्स कंसल्टेंट, नो डाउट, एंड आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन दैट, ओके। अगर आप ऑफ कोर्स गिव योर बेस्ट, आप बीकॉम के बाद भी अगर अपना अच्छा दोगे, यू विल ग्रो, ठीक है। आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग, बट जस्ट कंपैरिजन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, ओके। Lawyers, why lawyers are paid literally? So recently, like as a tax consultant also, for certain things we have to go to lawyers. So there's very, large names जिनके पास हम गए and literally they charge 5 lakh for 1 hour. 5 lakh for 1 hour, just imagine. एंड आई डोंट नो, उनकी हमसे पहले भी एक मीटिंग थी, हमारे बाद भी एक मीटिंग थी, तो लिटरली इन 3 hours that person would have made 15 lakh rupees. Just imagine. So they are charging only because of their experience and their interpretation skills. Okay, so interpretation skills are very important. Coming back to the topic now, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैं अगर कुछ भी सप्लाईज कर रहा हूँ, तो मेरे पास जब भी पेमेंट आएगी टीडीएस डिडक्ट होके आएगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी डिपार्टमेंट को अगर मैं कर रहा हूँ, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कुछ अथॉरिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये नोटिफाइड पर्सन है, ठीक है, तो एक कैटेगरी छोड़ दिया, किसी भी पर्सन को हम नोटिफाई करेंगे एज में भी नोटिफाइड, उसको भी उस केस में भी टीडीएस लग जाएगा, ठीक है। तो नोटिफाइड पर्संस नाउ डिफाइंड है, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ नोटिफाइड पर्सन डिफाइंड, ओके। लेट्स सी, एक है हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, राइट, कि उसमें उस अंडरटेकिंग में 50% से ज्यादा और 51% या उससे ज्यादा का जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स का है, राइट। दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन जो सबने पढ़ी होगी। सो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ कवर हो जाती है। देन यहाँ पे काफी सारी बॉडीज जो सेटअप है, ठीक है, वो भी कवर। सो सब कुछ ना गवर्नमेंट वाला है, सिर्फ इतना याद रखो, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम मुझे कुछ भी सप्लाई करोगे ना, तो मैं तुम्हारा टीडीएस काटूंगी तभी तुम्हें पैसा दूंगी, सिंपल, ठीक है। सो जैसे हमारे नोटिफिकेशन के अंडर सबसे पहले कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बोर्ड, ठीक है, विच इज सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट, जिसमें 51% या उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन, चाहे इक्विटी चाहे कंट्रोल, ठीक है, टू कैरी आउट फंक्शन गवर्नमेंट का हो, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट का अगर 51% से ज्यादा का पार्टिसिपेशन, इक्विटी कंट्रोल, इक्विटी है या कंट्रोल है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। इक्विटी मतलब शेयर होल्डिंग है, कंट्रोल शेयर होल्डिंग नहीं है बट उनका कंट्रोल है, ठीक है। ये सब आपने कंपनीज एक्ट में बहुत पढ़ा है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल हियर, ओके। सो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, चाहे वो पार्लियामेंट ने सेटअप करी हो, ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल पे सेटअप हुई हो, या स्टेट लेवल पे, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर से सेटअप हुई हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी हो, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इनमें से किसी ने भी स्टैब्लिश करी हो, 51% या उससे ज्यादा इक्विटी या कंट्रोल के थ्रू गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है। और यही चीज यहाँ पे उन्होंने क्लियर करी है कि जो 51% से ज्यादा का आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए थ्रू इक्विटी या कंट्रोल, दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट का होना चाहिए, दोनों केसेस में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कोई भी सोसाइटी स्टैब्लिश करिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी हमने डिस्कस किया, एंड दिस इज अ सेपरेट कैटेगरी, एंड ये रिसेंटली ही, सो it has a history around it, ठीक है। I'll make a separate video for it, and this is a very practical thing, कोई बुकिश चीज नहीं है, प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। सो देयर वाज सम इशू, ठीक है, तो पूरी मेटल स्क्रैप की जो बेसिकली जो भी मेटल स्क्रैप होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्रॉड होते थे, बहुत फ्रॉड होते थे। सो पूरी इंडस्ट्री ने जाके रिप्रेजेंटेशन फाइल करी, ठीक है, एंड देन government came up with this amendment. It came somewhere I think last year only, ठीक है, and this is not something related to government department. So अभी तक हमने सारा देखा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, एंड कोई भी हमारी अगर गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके अलावा हमने देखा कोई भी अथॉरिटी या बॉडी सेटअप है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, जिसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी सोसाइटी है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी है, एंड लास्ट कैटेगरी, नाउ दिस इज मेटल स्क्रैप। इसमें क्या है,
if I am a registered person and I am receiving metal scrap from a registered person, please note यहाँ पे 3 conditions है, ठीक है, या मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं फर्स्ट थिंग, ठीक है, एंड मेरे को मेटल स्क्रैप रिसीव हो रहा है सेकेंड थिंग, एंड मेरे को दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव हो रहा है थर्ड थिंग, उसी केस में मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा एट सोर्स, टीडीएस, ठीक है। तो हमारी ये सारी कैटेगरीज कवर हो जाती हैं किसमें, टीडीएस के अंडर, ओके। इन सबको अगर कोई भी सप्लाई होगी तो टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई होंगे। नाउ देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिनको टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अगर कोई भी पीएसयू आपस में अगर सप्लाई कर रही है, इररिस्पेक्टिव दे आर डिस्टिंक्ट पर्संस और नॉट, जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट पर्सन ही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम उनका पैन नंबर हो, नो, अलग अलग है बट पब्लिक सेक्टर। सो गवर्नमेंट कहती है अरे यार आपस में मैं क्यों टैक्स खेलूं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट के विद इन जो भी सप्लाईज होती है, काफी सारी सप्लाईज एग्जाम भी हैं जो हम अलग से एग्जेम्प्टेड एग्जेम्पशन के चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए लेट्स सी कि टीडीएस में आपस में अगर कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है छोड़ो ना आपस में, ठीक है। घर के अंदर तुम कुछ भी खेलो, बाहर वालों के साथ अगर तुमने खेला कुछ, अगर कोई भी गेम खेला तो तुम्हें पैसे उससे उसको पेमेंट करने से पहले तुम्हें पैसे रखने पड़ेंगे। आपस में क्यों मैं ये सब करूं, ठीक है। तो अगर पीएसयू आपस में कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट है। और इसके साथ साथ देन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई भी कैटेगरी का पर्सन, ठीक है, कोई भी, ऊपर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी बॉडी 51% से ज्यादा, पीएसयू एंड हमने देखा सोसाइटी और मेटल स्क्रैप वाले को मैं अलग रख रहा हूं। ये जो 6 कैटेगरी है, आपस में कुछ भी करो, आपस में तुम कुछ भी करो, लिटरली तुम लोगों को टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें जो डी विच वाज मेटल स्क्रैप उसको बाहर रखा है, ठीक है। व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और, सो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम वन पीएसयू टू अनदर, ठीक है, उस केस में टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। देन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए बी सी डी ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द सेड एक्ट except the person referred to in clause D. Now there is a very big flaw in the language of ICI material. ठीक है, उन्होंने मे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। Let's not just get so much into the blame game. but ठीक है, यहाँ पे आप प्लीज ऐड कर देना except person referred to in clause D of the said notification, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन अगर आप एक्चुअल लॉ ओपन करके देखोगे उसमें भी यही लाइन लिखी हुई है, clause D of the said notification, ठीक है। it does not talk about clause D of section 51 but it talks about clause D of the notification, ठीक है। छोटा सा लैंग्वेज लैप्स है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि मेटल वाले को अलग रखा हुआ है, बाकी सब आपस में अगर कुछ भी कर रहे हैं दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टीडीएस सेक्शंस। अगर जो मेरा मेटल स्क्रैप वाला पर्सन है, ठीक है, अगर वो कोई सप्लाई कर रहा है टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, उस पर भी टीडीएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसका ये मतलब है। एंड अब हमने देखा एलिजिबिलिटी, नाउ लेट्स कम टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड है 2,50,000, ओके, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो जब भी हम 2,50,000 की लिमिट देखेंगे, हम जीएसटी कंपोनेंट को एक्सक्लूड करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ये सिमिलर प्रोविजन है कि जब भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, हम जीएसटी कंपोनेंट को हमेशा अलग रखेंगे इसी तरीके से। प्लस यहाँ पे एक चीज है, सो अगेन 2 और 3 यू कैन से। फर्स्ट, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए। सो अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड्स सर्विसेज की सप्लाई है, उस पर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, टीडीएस का जस्ट थिंक अबाउट इट, एक सप्लाई है, ठीक है, उसमें जीएसटी लग ही नहीं रहा, टैक्स ही नहीं लग रहा। जब टैक्स ही नहीं है, वेयर डिड द टैक्स डिडक्ट एट सोर्स विल कम? टैक्स होगा तभी तो सोर्स पे टैक्स डिडक्ट करेंगे, मेक सेंस? या नेक्स्ट, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, इफ देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग रखेंगे। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर जो वैल्यू है, सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड कर रही है पर एज पर द इनवॉइस, ओके, 2.5 लाख को अगर वो एक्सीड कर रही है, उस केस में उस पूरी वैल्यू पे टीडीएस प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। टीडीएस किस रेट पे कटेगा अब? अच्छा ये बताओ, टीसीएस किस रेट पे कटता है? सोचो। तो टीसीएस कटता है हमारा 0.25%
अंडर CGST 0.25%, अंडर SGST 0.5% अंडर IGST. यहाँ पे that rate is 1% under CGST, 1% under SGST and 2% under IGST. Okay, so 1% under C और S and net value of taxable supply जो हमने डिस्कस किया कि 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड है हमारी, ठीक है. एंड ऑल्सो सिंपली यहाँ लिखा है कि the individual supplies may be less than 2.5, but if total value under the contract is more than 2.5, TDS has to be deducted. Simple सा concept है, contract value पे बेस करा है इसने value of supply पे बेस नहीं करा. तो अगर मुझे आज पता है कि मैं 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से आई लाइक लेवी TDS और आई डिडक्ट TDS, यू कैन से. इनकम टैक्स में हमेशा इनकम टैक्स में देर आर सर्टेन प्रोविजन जहां पे कहता है कि 30,000 194C बेसिकली मैं बात करूं, ठीक है, कि जब वो लिमिट ब्रीच होगी, ठीक है, तब TDS लगना स्टार्ट होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरे को आज के दिन पे ही पता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड करेगी या नहीं करेगी, तो इस वजह से मेरा हमेशा स्टार्टिंग से ही TDS लगेगा. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, no TDS, very important. Okay, okay, this is a very practical thing. Okay, so इसमें क्या है, सिंपल सा अगर मैं आपको रूल बताऊं, सप्लाई, यस, सो जो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, इसका और रिसिपिएंट, ठीक है, सो हमेशा 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, करेक्ट. ये 3 हमारे पास लोकेशंस होती हैं बेसिकली और स्टेट्स होते हैं, एंड इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर इट विल बी अ इंट्रा स्टेट सप्लाई और इट विल बी अ इंटर स्टेट सप्लाई, करेक्ट. इसको ना एक चार्ट से समझते हैं. मेरा सप्लाई महाराष्ट्र में है, ओके, और लेट से प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र हो रहा है, ओके, या अब इस केस में और रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र में है. अब बताओ कि टैक्स कौन सा लगना चाहिए. फॉरगेट अबाउट TDS फॉर नाउ. सप्लायर मेरा महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में, मेरा टैक्स क्या लगना चाहिए, CGST, SGST और IGST. हमेशा जो भी टैक्स स्ट्रक्चर होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, नेवर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. सोचने को हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मेरा सप्लायर A महाराष्ट्र में है और मेरा जो रिसिपिएंट है, ठीक है, लेट्स गेट टू आवर फेवरेट पर्सन. जगमोहन मेरा दिल्ली में बैठा है और जो मेरा राजू है वो महाराष्ट्र में है, तो सिंपल सी बात है, IGST लगेगा. नो, जगमोहन मेरा दिल्ली में बैठा है और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में है, तब मेरा IGST लगेगा. ओके, तो इस केस में मेरा टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, CGST, SGST ऑफ कोर्स. अब क्योंकि मेरा रिसिपिएंट भी उसी स्टेट में है तो मैं TDS लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरा रिसिपिएंट अलग स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में है, ठीक है, तो TDS नहीं लगेगा. TDS नहीं लगेगा. क्यों? क्वेश्चन. नाउ इस केस में अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा महाराष्ट्र में है तो CGST, SGST लग जाएगा, लेकिन रिसिपिएंट तमिलनाडु में है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा. तो हमेशा याद रखना, जब भी हम TDS या TCS डिडक्ट या कलेक्ट करते हैं, इट इज नॉट एन एडिशनल बर्डन, इट इज जस्ट अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म, करेक्ट. तो अगर गवर्नमेंट कभी भी किसी एक पर्सन को कह रही है कि तू TDS डिडक्ट कर या तू TCS कलेक्ट कर, हमेशा उसका पर्पस ये होगा कि एक बार डिडक्ट या कलेक्ट कर लिया एंड बाद में जो सामने वाला है उसके पास इसका क्रेडिट पहुंच जाए, ठीक है. लेकिन इस केस में रिसिपिएंट तमिलनाडु का है, ठीक है. अब अगर वो तमिलनाडु का SGST कलेक्ट करेगा तो सप्लायर के पास महाराष्ट्र में क्रेडिट कैसे पहुंचेगा? GST is a state-based tax, correct, and it is a destination-based tax. Now मेरा रिसिपिएंट तमिलनाडु में है, वो कह रहा है कि मैं तो कलेक्ट कर लूंगा या डिडक्ट कर लूंगा, बट महाराष्ट्र में कैसे पहुंचाऊंगा? अगर IGST होता, IGST तो चलो ठीक है, IGST तो इंटरस्टेट पे लगता है, मैं पहुंचा देता, बट CGST में कैसे दूंगा? फिर तो हम कहेंगे चलो इस केस में IGST लगा लो, बट नो, जब मेरा सप्लायर महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में, मेरा IGST लग ही नहीं सकता, राइट. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, the law has specifically called out कि अगर मेरा supplier and place of supply are in same state,
recipient is in a different state, in that case my TDS will not be applicable. I hope this is clear. नेक्स्ट, मेरा सप्लाई महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटक में, IGST लगेगा और TDS डिडक्ट होगा, IGST होगा, ठीक है। IGST का 2%। इस केस में अगर हम देखें तो CGST 1%, SGST 1%, इस केस में तो लगेगा ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। आप सोच सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई में जो हमने पढ़े, सेपरेटली विल रीड अबाउट परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, ओके, देयर इज लाइक जहाँ पे गुड्स की जो गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, देयर आर दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस, करेक्ट। सो इन सब केसेस में देयर कैन बी केसेस वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट बट रिसिपिएंट recipient is located in a different place, or you can say different state. Now coming back, so supplier, place of supply, recipient, तीनों same state में, if everyone is in a same state, CGST SGST लग जाएगा, 1% TDS, ठीक है। supplier, place of supply are in different states, supplier and place of supply दोनों ही अलग अलग state में है, IGST लग जाएगा, as simple as that, ठीक है, 2%. now supplier as well as place of supply are in state A, supplier और प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे स्टेट ए में बैठे हैं, बट मेरा रिसिपिएंट स्टेट बी में बैठा है, इस केस में TDS ही नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी दीज एग्जांपल्स। सप्लायर ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई ए में, रिसिपिएंट CGST SGST 1%, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट अलग है। नाउ दीज टू आर सेम, रिसिपिएंट अलग है, TDS ही नहीं लगेगा। सप्लायर ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई बी में है, रिसिपिएंट भी बी में है, IGST लग जाएगा 2%। UT1 अगेन CGST SGST 1%, UT1 UT2 ठीक है, अगेन ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब रिसिपिएंट एंड एनीवेज इस ये दोनों भी अलग अलग है, लाइक तो सप्लायर अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, IGST लग जाएगा, तो रिसिपिएंट इजिली कैन डिडक्ट 2% IGST। अब सप्लायर UT1 में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी UT1 में, लेकिन रिसिपिएंट अलग बैठ गया तो नहीं लगेगा, सिंपल, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई, नाउ जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो अमाउंट है, ठीक है, वैल्यू जितनी वैल्यू की सप्लाई हो रही है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग GST, सिंपल। सॉरी देयर वाज सम ग्लिच इन बिटवीन, ओके। सो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट TDS, राइट। सो हमारा TDS की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो जब भी कोई एक सप्लायर कोई भी गुड सप्लाई करेगा टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, तो TDS एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब भी पेमेंट करेगी तो वो TDS कितना, एट द रेट ऑफ 2% अंडर IGST, 1% अंडर CGST SGST दे विल डिडक्ट। आई होप यहां तक क्लियर है, करेक्ट। नाउ अब वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट मंथ की 10th तक एक रिटर्न फाइल करेंगे विच इज इन फॉर्म ऑफ GSTR 7। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट फॉर अ TDS डिडक्टर, ओके। TCS में देयर वाज, राइट, एनुअली उनको फाइल करनी पड़ती है, TDS में नहीं है, ओके। तो जो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है इनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ TDS डिडक्टर, ओके। So they have to deposit the TDS with the government and they have to issue a TDS certificate in form GSTR 7A। TDS certificate में TDS certificate का नंबर होगा, डिडक्टर का GSTN which is the government department, name GSTN of the डिडक्टी जो सामने सप्लायर है मेरा जिसने गुड्स दिए हैं 2.5 लाख से ज्यादा के, लीगल नेम ऑफ द डिडक्टेड और ट्रेड नेम अगर कुछ है तो, ठीक है। नेक्स्ट, tax period in which tax deducted and accounted for in GSTR 7, again monthly statement होती है, जैसे हमने monthly statement GSTR 8 देखी थी e-commerce ऑपरेटर के केस में, डिटेल्स ऑफ द सप्लाई एंड कितना अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉन रेमिटेंस, अगर बाय एनी चांस कोई भी डिडक्टर डिडक्ट कर लेता है टैक्स बट वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता, तो इस केस में उसे पीनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेक्शन 50 के अंडर अलोंग विद द अमाउंट। तो TDS अगर तुमने पे नहीं किया, लेट्स से 1000 रुपए का TDS था, तुमने कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया, ठीक है, तो TDS प्लस इंटरेस्ट तुम्हें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ TDS। सो जैसा हमने देखा था कि जैसे GSTR 8 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर TCS रिपोर्ट करता है टू द अदर पार्टी, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इन TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव स्टेटमेंट, हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। As the name suggests, TDS and TCS credit received,
करेक्ट। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए, ओके। तो अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर मेरे जीएसटीएन पे कुछ टीसीएस अगर कलेक्ट करेगा, वो मेरे को इसी में रिफ्लेक्ट करेगा, और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरे जीएसटीएन पे टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो भी मेरे को इसी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा, विच इज टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। ठीक है, मेरे को जैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आई हैव टू ऑप्शंस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं अपनी वो स्टेटमेंट फाइल करूंगा, एज सुन एज इट इज फाइल, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट। इन केस अगर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में अगर इन केस कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। ये सब अलग अलग सेक्शंस है। 73 में पेनल्टी थोड़ी कम होती है क्योंकि वो नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं, 74 में पेनल्टी थोड़ी ज्यादा होती है, वो फ्रॉड केसेस होते हैं। सब कुछ फाइनल लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिफंड ऑफ एक्सेस और एरनियस डिडक्शन। बाय एनी चांस अगर आपका ज्यादा और रॉन्गली अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्यादा या गलती से टीडीएस अगर डिडक्ट कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। अगेन इसको सेपरेट एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मैंडेट्स इट। रेड विद रूल 12 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, विद इन 3 वर्किंग डेज में आपका ये रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ओके, एंड देन सो देयर इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि सप्लायर ने एक सप्लाई करी 20 लाख की, ठीक है, 18% के जीएसटी पे। अब रिसिपिएंट जब अज्यूमिंग कि जो रिसिपिएंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो जब वो पेमेंट करेगा तो वो 2% डिडक्ट करेगा एज टीडीएस, सीजीएसटी, एसजीएसटी 11 या फिर आईजीएसटी 2%। ठीक है, एंड वैल्यू जो टीडीएस की वैल्यू है उसके लिए हम कभी भी जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते, एंड जो भी टीडीएस है वो नेक्स्ट मंथ की 10 तक उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिडक्टी के, एंड ही कैन एक्सेप्ट इट। दैट्स इट, योर टीडीएस इज डन। छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, एक बार फटाफट से इसके हम प्रोविजन देख लेते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल सी एंड में कुछ इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन है, क्विकली कवर करके विल क्लोज दिस। सो Section 51, subsection 1 says, notwithstanding anything contrary to given in the act, basically it is like भाड़ में गया। एक्ट में क्या लिखा है? We don't give a shit about it. Shit बोला मैंने, और कुछ नहीं बोला। The government may mandate department or establishment of central or state government, local authority, government agency या फिर notified persons, okay, to deduct tax at the rate of 1%. From the payment made or credited to supplier of taxable goods। ये मैंने स्पेसिफिकली बोला टैक्सेबल होगा तभी होगा ये। where the total value under contract exceeds 2,50,000, कोई डिडक्शन नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डिडक्शन नहीं होगा if location of supplier and place of supply is in a state union territory which is different from state of the recipient। next, for the purpose of deduction, value of supply जो है उसमें कभी भी हम जीएसटी अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अमाउंट डिडक्टेड जो होगा वो नेक्स्ट मंथ की विद इन 10 डेज उसको पे करना होगा गवर्नमेंट को, और एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा। डिडक्टी जो है ही कैन क्लेम द क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एंड इन केस अगर डिडक्टर फेल हो जाता है टू पे दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट तो उसे सेक्शन 50 का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो 73, 74 है, ये अलग अलग प्रोविजंस है, इनके अंडर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, एंड रिफंड मिल जाएगा डिडक्टर या डिडक्टी को अगर कुछ एक्सेस। अब लेट से क्या हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए डिडक्ट कर लिए और बाकी की पेमेंट कर दी इसको सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर के उसमें आ गया टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव में। अब डिपार्टमेंट बोलो ओ सॉरी मैंने तो गलती से तुम्हारा डिडक्ट कर दिया, लेकिन अब तो मैं पे कर चुका गवर्नमेंट को, अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब या तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, सप्लायर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। प्लीज ध्यान से सुनना, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, लॉ में कहीं नहीं लिखा, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, सप्लायर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर सप्लायर ने रिजेक्ट कर दिया, क्या सप्लायर को उस 10 लाख का बेनिफिट मिला? नो। सप्लायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जान खाएगा, भाई मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैंने वहां पर रिजेक्ट करा। ठीक है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहेगा शिट, मैंने तो जीएसटी 7 में आगे दे दिए निर्मला जी को पैसे, अब मैं क्या करूं? तो वो जाके रिफंड ले सकता है। तो इसलिए लिखा है डिडक्टर कैन क्लेम द रिफंड। जो डिडक्टर है, सामने वाले ने क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है,
तो वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं गवर्नमेंट के पास, करेक्ट। तो मैं जाके डिडक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैं जाके रिफंड लूंगा क्योंकि मैंने दे दिए गवर्नमेंट को और सामने सप्लायर ने भी इसका बेनिफिट नहीं लिया। रिवर्स सिचुएशन, सप्लायर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना। अगर सप्लायर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो सप्लायर के पास बेनिफिट जा चुका है। लेकिन सप्लायर कह रहा है मेरे पोर्टल का जो अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज बेसिकली जीएसटी पोर्टल पे जो बैंक अकाउंट मेंटेन्ड है, ठीक है। तो सप्लायर कह रहा है कि सप्लायर पहले गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास कि मेरे 10 लाख वापस करो। कहता किस बात के, मैंने गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट ने तेरे कैश लेजर में भी डाल दिए, मेरा अब कुछ लेना देना नहीं है। चलो, डिडक्टर का काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं डिडक्टी पे। डिडक्टी ने क्या बोला, यार ये 10 लाख तो गलत थे, मैंने एक्सेप्ट भी कर ली गलती से, नाउ अब मैं क्या करूं, मेरे बैंक अकाउंट में, पोर्टल के बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा तो आप क्या करते हो, जाके वापस निकाल लाते हो। लेकिन एक गवर्नमेंट के पोर्टल पे पड़ा है, यूं ही नहीं मिलेगा आपको, हलवा नहीं है, ठीक है। तो आपको सेपरेट एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी रिफंड की। तो इस केस में डिडक्टी विल file the application. So deductee कब करेगा, if he has accepted the credit, and deductor कब करेगा, if the deductee has rejected the credit. Very important from a practical point of view, आपके बुक्स में कहीं नहीं लिखा, बट हाँ एक इस पे छोटा सा MCQ आ सकता है। नेक्स्ट, so no refund of deductor shall be granted if amount deducted has been credited to electronic cash ledger of deductee. अगर वो अमाउंट डिडक्टी के कैश लेजर में क्रेडिट हो चुका है, इफ ही हैज एक्सेप्टेड इट, तो उस केस में डिडक्टर को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मेरा कहने का बस मतलब था, द वे आई वाज जस्ट मेंशनिंग, इस तरीके से एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स कुछ भी चीजें लॉ में लिखी होती है, लॉ से बाहर कहीं नहीं है, करेक्ट। So that's it. This was your section 51. We have covered it, comprehensively. अब फटाफट से कुछ इसके क्विज क्वेश्चंस देख लेते हैं. Let us recapitulate also. अच्छा, just one last thing. Sorry, it is not though very important from exam standpoint, but let's just cover it for the sake. Local authority की ना definition given है. तो हम बार बार पढ़ लेना कि लोकल अथॉरिटी इज कवर्ड. तो इसकी डेफिनेशन गिवन है अंडर सीजीएसटी एक्ट, एंड इट इज अगेन वही जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी पंचायत, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, ये सब जो है ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी. ठीक है, तो इतनी टेंशन, ऐसा कुछ भी वर्ड दिखे समझ जाना टीडीएस एप्लीकेबल है. ठीक है, एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं टीडीएस. सो रेट ऑफ टीडीएस इज 1% अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एंड 2% अंडर आईजीएसटी. टीडीएस, पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, नोटिफाइड पर्सन. नोटिफाइड में 4 पर्सन है. सबसे पहले कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया, 51% से ज्यादा इक्विटी या कंट्रोल है गवर्नमेंट का. नेक्स्ट कम्स बाय कोई भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. नेक्स्ट कोई भी सोसाइटी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की. नेक्स्ट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो मेटल स्क्रैप रिसीव कर रहा है फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. थ्रेशोल्ड 2.5 लाख है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट रेट कितना है, 1% सीजीएसटी का. नो टीडीएस अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, रिसिपिएंट अलग स्टेट में है, और 10 दिन में पे करना होता है गवर्नमेंट को जीएसटीआर 7 में. मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय टीडीएस डिडक्टर. सो सच उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 के अंडर. 10th डे तक उसे फाइल करनी होगी जीएसटीआर 7 और डिपॉजिट करना होगा, एंड सामने वाले की सप्लायर के कैश लेजर में आ जाएगा, बट ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस, याद रखना. मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय सप्लाई, एनी अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, उसके कैश लेजर में आ जाएगा और वो यूज कर सकता है उसको. नेक्स्ट सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सब एक स्टेट में है, सीजीएसटी एसजीएसटी के अंडर 1% टीडीएस. ठीक है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, आईजीएसटी 2%. सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में, रिसिपिएंट अलग है, टीडीएस ही नहीं लगेगा. ओके, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट तो लगेगा. सो इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, साथ ही साथ आपको टीडीएस अमाउंट देना पड़ेगा. इन टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो अगेन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा.
मतलब सिंपल अलॉन्ग विद द टीडीएस अमाउंट. सो सिंपली टीडीएस डिडक्ट करा बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, या टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया ऑल टुगेदर, इंटरेस्ट तो लगेगा ऑफ कोर्स, साथ में आपको टीडीएस अमाउंट भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. वो कहते हैं ना ब्याज तो देना पड़ेगा बट मूल भी तो देना पड़ेगा ना, ऐਵੇਂ ही थोड़ा सिर्फ ब्याज से तुम बच जाओगे. ठीक है, दैट्स इट. अब कुछ क्वेश्चन जो है एक बार क्विकली देख लेते हैं. Is it correct or not that public sector undertaking is liable to deduct TDS from payment made to supplier of taxable goods? Of course, public sector undertaking covered है तो उसको deduct करना होगा TDS. Implication of TDS in case services are supplied from PSU to PSU? No TDS. ठीक है. Then Mr. X contends that tax is liable to be deducted if total value of supply under contract exclusive of tax is 250. Is contention valid in law? अगर 250 है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज 250. ध्यान से देखते हैं लॉ में क्या लिखा है. इट इज रिटन एक्सीड्स. लॉ पे आ जाते हैं एक बार. अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000 एक्सीड्स. सो इफ इट इज एट द बार, सिर्फ 2,50,000 पे आपको नहीं करना, एक्सीड. ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड. ओके, सो इस केस में आपको क्योंकि 2,50,000 एग्जैक्ट है, आपको नहीं करना डिडक्ट टीडीएस. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ टीडीएस इन केस सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई रिसीव सब सेम स्टेट में, टीडीएस तो लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी. लोकेशन ऑफ सप्लायर ए है, प्लेस ऑफ सप्लायर रजिस्ट्रेशन दोनों रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट में है, आईजीएसटी. अब सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, रिसिपिएंट अलग स्टेट में, नहीं लगेगा. रेट ऑफ टीसीएस, चलो ये भी देख लेते हैं. रेट ऑफ टीसीएस अंडर सीजीएसटी, चलो बताओ कितना है सीजीएसटी में? 0.25%. Is it valid that services by way of transportation of passengers by motor vehicle is to be included while computing net value? ध्यान से देखो, this is covered in the 9.5 और 9.5 की अगर कोई सप्लाई हो रही है, it has to be excluded from the net value of taxable supply. याद है, net value of taxable supplies. ठीक है, तो इंक्लूड नहीं करना. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर clear. And इसी तरीके से प्लीज keep watching my videos. Concept clarity, I'll ensure there's all the concept clarity, all things are covered, and आपकी एक quick revision भी हो जाए because it's already April and May में आपका attempt बहुत जल्दी आने वाला है, जिसकी dates थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, ICAI ने कही थी, but okay, it's already in May. All the very best. Please keep up with your preparation. I'll be upcoming with more videos on other concepts of GST. Till then, please stay tuned to my channel. Please like my video, subscribe my content, share it with your friends, and if you have any feedback, please drop it in my comments. I'll of course work upon it. Thank you very much. Bye bye.